गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, मोर अबाउट क्लोथ्स। इसमें हमने नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स और क्लोथ्स एंड कल्चर और क्लोथ्स एंड प्रोफेशन ये सब पढ़ा था। और अब हम आज पढ़ेंगे टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। और इस बीच जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए थे हमने। पेज नंबर 75 ओपन करो एंड टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। Yes, I am fine. How are you all? Page number 75. Good morning. Taking care of clothes to look smart, neat and tidy. अच्छा, मैं क्लियर दिखाई दे रही हूँ? मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ मैत्री बेटा बताओ, मेरी वॉइस क्लियर है और मैं दिखाई दे रही हूँ साफ? यस। To look smart, neat and tidy, we should wear clean and well ironed clothes. हमें स्मार्ट दिखने के लिए, नीट एंड टाइडी साफ सुथरा दिखने के लिए, और हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए और वेल आयरन्ड, ठीक से जो है प्रेस किए हुए वो आयरन हो वो पहनने चाहिए। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स टू कीप देम इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। और हमें कपड़े ज्यादा लंबे समय तक सेफ रहे, सुरक्षित रहे, फटे नहीं, फेड ना हो, कलर उसका ना निकले, इसके लिए हमें जो है उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अब ये क्या केयर करनी चाहिए, हमें कैसे केयर करनी चाहिए क्लोथ्स की? सी हियर, clothes should be washed properly with a good quality detergent or soap. क्लोथ्स को हमेशा गुड क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के साबुन और सर्फ से धोना चाहिए। अगर हम खराब क्वालिटी यूज करते हैं तो वो जल्दी से कपड़ों का कलर निकल जाता है और वो फिर फेड हो जाते हैं। कलर्ड क्लोथ शुड बी ड्राइड इन शेड एंड व्हाइट क्लोथ शुड बी ड्राइड इन सन। कलर्ड क्लोथ्स तो जो है हमें सन के नीचे नहीं सुखाने चाहिए, नहीं तो उसका कलर और फेड हो जाएगा सूरज के नीचे धूप में सुखाने से। और व्हाइट कपड़ों को आपको धूप में सुखाएं और कलर्ड कपड़ों को शेड में सुखाएं, ना कि सूरज के नीचे। नाउ टर्न द पेज। वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स आर वेरी वेरी डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब बहुत नाजुक होते हैं। जो वुलन्स क्लोथ होते हैं हमारे ऊनी कपड़े, और सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं। दे शुड आइदर बी ड्राई क्लीन और वॉश विथ ए माइल्ड डिटर्जेंट। वो या तो उनको हम ड्राई क्लीन करवाएं। ड्राई क्लीन में क्या होता है, पेट्रोल से वॉश करते हैं, वो जो गंदगी है वो पेट्रोल से साफ करते हैं, पानी यूज नहीं करते। और विथ माइल्ड डिटर्जेंट, और या फिर बहुत माइल्ड, जिसमें ज्यादा केमिकल्स नहीं हो, बहुत माइल्ड जो है डिटर्जेंट से हमें धोना चाहिए। जैसे माइल्ड डिटर्जेंट का मतलब है, जैसे वुलन क्लोथ्स हम धोते हैं तो या तो इजी यूज करें या हम जेंटल जो आता है लिक्विड वो यूज करें। ये जो रोज वाले साबुन है उसको वुलन्स कपड़े धोने में यूज ना करें, नहीं तो फिर क्या होता है कि सारा कलर निकल जाता है और जो है वुलन्स क्लोथ में वो शाइनिंग नहीं रहती अगर हम उसको ऐसे वैसे साबुन से या सर्फ से धो देंगे। और सिल्क के कपड़े अगर हम पानी से धोएंगे तो वो सारा सिल्क कलर निकल जाएगा और आपका जो कपड़े हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए जो इस टाइप के डेलिकेट कपड़े, जैसे आप कोट पैंट पहनते हैं अपन शादी में, तो वो बहुत डेलिकेट होते हैं, तो उनको कभी भी पानी से नहीं धोते हम, उन्हें हमेशा ड्राई क्लीन के लिए दिया जाता है। नाउ while keeping woolen or silk clothes, mothballs or dried neem leaves should be kept in them. जब भी आप सीजन ओवर हो जाए विंटर का, तो हमें फिर इसको वुलन और सिल्क क्लोथ्स को जो है रखना चाहिए। तो रखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसमें या तो नीम लीव्स, सूखी नीम लीव्स डालना चाहिए हमारे बक्से में, और या फिर मॉथ बॉल्स आती है, व्हाइट कलर की बॉल्स होती है गोल गोल, तो वो यूज करना चाहिए जिससे कि उसमें कोई सिल्वर फिश या मॉथ जो है
वो कपड़ों को काटे नहीं, और नहीं तो क्या होता है कि अगर हम ये नीम से स्टोर नहीं करते और मॉथ बॉल से स्टोर नहीं करते तो वो वुलन्स कपड़े और सिल्क के कपड़ों में छेद कर देते हैं वो सिल्वर फिश और मॉथ्स, तो वो कपड़ा हमारा खराब हो जाता है। फिर हम जो है छेद वाले कपड़े तो पहन नहीं सकते, होल्स हो रहे हैं जगह जगह, तो इसलिए उनको हमें हमें इंसेक्ट से दूर रखने के लिए, जैसे वुलन क्लोथ्स में कौन से इंसेक्ट लगते हैं, सिल्वर फिश, मॉथ, ये सब लगते हैं, तो इसलिए इनसे दूर रखने के लिए हमें ड्राइड नीम लीव्स और मॉथ बॉल्स यूज करना चाहिए। कॉटन क्लोथ शुड बी आयरन बिफोर वेयरिंग। कॉटन क्लोथ ऐसे होते हैं कि उसमें ज्यादा रिंकल्स आ जाते हैं धुलने के बाद, तो उनको हमेशा आयरन करके पहनना चाहिए, प्रेस करके पहनना चाहिए, नहीं तो जो सलवट सले सले आपके कपड़ों में दिखेंगी, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, तो दैट नॉट लुक नाइस, वो अच्छे नहीं लगेंगे पहनने पे, इसलिए उनको हमेशा आयरन करके पहनना चाहिए। वी शुड मेंड क्लोथ्स दैट आर टॉर्न और हैव ब्रोकन बटन बिफोर वेयरिंग देम। और कपड़े पहनते समय इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कपड़े जहां से फट रहे हो वहां से सिले हुए हों, कहीं ये नहीं हो कि कहीं से उधड़ रहे हो कपड़े, तो वो प्रॉपर सिले हुए हों, या किसी कपड़ों का कोई बटन निकल गया है तो वो बटन लगना चाहिए, नहीं तो बहुत ही खराब लगता है अगर आप स्कूल में आपकी शर्ट का बटन टूटा है और आप बिना टूटे हुए बटन से आते हैं, तो दैट नॉट लुक नाइस। इसलिए जो है हमें फटे हुए कपड़े को मेंड कराना चाहिए, मेंड मतलब वापस से उसको सही कराना चाहिए, और जो है अगर बटन वगैरह निकल गए हो तो उनको बटन स्टिच करवाना चाहिए, नहीं तो फिर क्लोथ्स हमारे अच्छे नहीं लगते। तो ये सब कुछ वेज है जिससे कि हम क्लोथ्स को ज्यादा लंबे समय तक के लिए चला सकते हैं और जो है अच्छे लग सकते हैं। तो अब ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है, चैप्टर 9, और ये बहुत इजी चैप्टर था, छोटा सा। अब इसका रिकॉल विद बिंगो देखते हैं हम, और ये सब सबको समझ में आ गया ये वाला चैप्टर? ये तो बहुत इजी था, ये तो इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों के। हाँ, कपूर की गोली बोलते हैं उसको, मॉथ बॉल्स जो वाइट वाइट आते हैं ना उसको। रिकॉल विथ बिंगो। नंबर 1, क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमारी सबसे पहली जरूरत होते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लोथ हमको काय काय से प्रोटेक्ट करते हैं? कोल्ड से, हीट से, रेन से, डस्ट से और इंसेक्ट से। क्लोथ नंबर 3, क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लोथ हमारे काय से बने होते हैं? फाइबर्स। फाइबर्स माने थ्रेड से बने होते हैं, जो हमको या तो एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है या फिर मैन मेड होता है, वो सिंथेटिक फाइबर होता है। नंबर 4, फाइबर्स आर ऑफ टू काइंड, नेचुरल एंड सिंथेटिक और मैन मेड। फाइबर जो है दो तरह का होता है, या तो नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर वो जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर होता है मैन मेड, जो आदमी ने खुद तैयार किया है। नंबर 5, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। नेचुरल फाइबर जो है हमारे नेचर से जो है मिला हुआ है। नेचर मतलब या तो प्लांट से या एनिमल से। नंबर 6, सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर डू नॉट ऑकर इन नेचर एंड आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। और सिंथेटिक फाइबर मैनमेड है और ये हमें नेचर में नहीं दिखाई देता, और ये जो है मैन ने खुद आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया हुआ है। 7th, people wear different clothes according to the climate and cultural tradition of the place they live in. लोग जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनते हैं। समर में कॉटन क्लोथ्स, विंटर में वुलन क्लोथ्स, रेनी सीजन में रेन कोट्स वगैरह ये पहनते हैं, और कल्चरल एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भी, जिस देश का जो कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स। पीपल जो है कपड़े पहनते हैं उनके जॉब के अकॉर्डिंग कि वो जॉब क्या कर रहे हैं। अगर डॉक्टर है तो वो व्हाइट कोट पहनेंगे, लॉयर है तो वो ब्लैक कोट पहनेंगे, बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले तो वो जो है यूनिफॉर्म पहनेंगे। और क्लोथ्स ऐसे भी पहने जाते हैं कि आप खेलने जा रहे हैं तो किस तरह के कपड़े पहनना है, घर में है तो आपको किस तरह के कपड़े पहनना है, पार्टी में जा रहे हैं तो आपको किस तरह के कपड़े पहनना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं। नंबर 9,
We should take proper care of our clothes to keep them in good condition for a long time. हमें अपने कपड़ों की प्रॉपर देखभाल करनी चाहिए और जिससे कि वो अच्छी कंडीशन में लंबे समय तक बने रहे। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, सबको समझ में आ गया, सबने लिख ही रहे यस मैम यस मैम। नाउ अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज में सबसे पहले है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग करो, पेज नंबर 77। नंबर 1 है फ्लैक्स। हाँ, अब बताओ फ्लैक्स को हम कैसे मैच करेंगे नंबर 1 को? हाँ यस, टाइप द आंसर। फर्स्ट का क्या होगा? फर्स्ट का फ्लैक्स का सी। नो नो रितिमा, नॉट सी। हाँ, हर्ष भी आ गया आज। नो बेटा, फ्लैक्स का प्लांट फाइबर। कृतिका ने सही आंसर दिया है प्लांट फाइबर। हाँ यस, प्लांट फाइबर इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी। तो डी पे आप नंबर 1 लगाओ, फर्स्ट का डी। नाउ सेकंड, which of this is a traditional dress of, सॉरी, सेकंड, हाँ फिरन। फिरन कहाँ की ड्रेस है? सेकंड का रितिमा ने ए टाइप किया है। और बताओ, कृतिका ने भी ए टाइप किया है। यस, और भी बच्चे बताओ। हर्ष, मैत्री, सेकंड का ए, जम्मू एंड कश्मीर। यस, अविका ने भी टाइप किया है जम्मू एंड कश्मीर। तो फिरन कहाँ की ड्रेस है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जहां ए है वह नंबर 2 लगाना, 2 का नंबर ए। नाउ नंबर 3, रेयन। रेयन का कौन सा आंसर होगा? थर्ड का कृतिका ने, रितिमा ने बी टाइप किया है। यस, रेयन इज ए सिंथेटिक फाइबर। यस, राइट आंसर। तो थर्ड का होगा बी। बी। फोर्थ, हैंडबॉक। हैंडबॉक का क्या होगा? फोर्थ का आंसर। हाँ, फोर्थ का बताओ। फोर्थ का सी, कोरिया। कोरिया की ड्रेस है हैंडबॉक। तो फोर्थ को सी से मैच करना है आपको। हाँ, अब ये ओके बेटा गुंजन, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ही टॉपिक था ये और इजी था, आप अपने आप पढ़ भी लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉलम बी में मैं बोल रही हूँ जम्मू एंड कश्मीर नंबर 2, 2 डाला आपने जम्मू एंड कश्मीर पे। सिंथेटिक फाइबर पे नंबर 3, कोरिया नंबर 4 और प्लांट फाइबर नंबर 1। तो हो गया सबका मैच द कॉलम्स कंप्लीट। मैच द फॉलोइंग सबने कंप्लीट कर लिए? हाँ, नाउ इस नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। गुंजन, पेज नंबर 77 ओपन कर लेना, हमने मैच द फॉलोइंग करे हैं अभी, आप ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। मैच द फॉलोइंग के आंसर्स यहाँ लिखे हैं। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स देखो। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, तो दैट इज फॉल्स और ट्रू? फर्स्ट का सिंथेटिक फाइबर हमें नेचर से मिलता है, तो ये सबने गुंजन बेटा 77 पेज, पेज नंबर 77, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ यस, सबने फॉल्स टाइप किया है। तो फॉल्स, फॉल्स इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट का फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स। नाउ सेकंड, क्लोथ इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। हाँ, मैत्री ने टाइप किया है ट्रू, नीरजा ने भी ट्रू। हाँ, सेकंड का बताओ, रितिमा ने भी ट्रू। हाँ यस, क्लोथ तो फाइबर से ही मिलकर बने, तो दैट इज ट्रू, सेकंड का ट्रू। नाउ थर्ड,
आवर क्लोथ डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, हमारे क्लोथ्स जो है इंसेक्ट बाइट से प्रोटेक्ट नहीं करते। तो रिजुल ने टाइप किया है फॉल्स, मैत्री कृतिका ने भी फॉल्स, रितिमा ने भी फॉल्स और नीरजा ने भी फॉल्स। तो दैट फॉल्स इज द राइट आंसर, थर्ड का फॉल्स। थर्ड का फॉल्स। नाउ फोर्थ, क्लोथ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली विथ ए गुड क्वालिटी डिटर्जेंट, क्लोथ को हमेशा हमें अच्छी क्वालिटी की साबुन से डिटर्जेंट से धोना चाहिए। हाँ तो मैत्री फोर्थ वाला क्या टाइप कर रही है, रिजुल फॉल्स क्यों कर रहा है बेटा? हाँ ट्रू है, यस ट्रू, हमें अच्छे डिटर्जेंट से कपड़े धोना चाहिए, तो दैट इज ट्रू, फोर्थ का ट्रू। नाउ फिफ्थ, किमोनो इज द नेशनल ड्रेस ऑफ कोरिया, किमोनो कोरिया की नेशनल ड्रेस है। फिफ्थ वाला बताओ, रितिमा ने फॉल्स दिया आंसर, मैत्री ने भी फॉल्स, अविका ने भी फॉल्स, कृतिका ने भी फिफ्थ का फॉल्स दिया है। रिजुल का पता नहीं इसने कौन से नंबर का टाइप किया है, टी फिफ्थ का करा है या फोर्थ का। हाँ तो फॉल्स इज फॉल्स है ये। हर्ष हर्ष ने ट्रू टाइप किया है, दैट इज रॉन्ग, ये फॉल्स है। किमोनो तो जापान की ड्रेस है और कोरिया की ड्रेस नहीं है, तो दैट इज फॉल्स, फिफ्थ का फॉल्स। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार और, फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू और फिफ्थ फॉल्स। तो ये कंप्लीट हो गया सबका ट्रू एंड फॉल्स। हाँ नाउ कम टू टिक द करेक्ट आंसर। इधर लिखूंगी मैं टिक द करेक्ट आंसर का, इधर। फर्स्ट, विच ऑफ दिस फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, इनमें से कौन सा फाइबर जो है प्लांट से ऑब्टेन मिलता है? ए है लाइक्रा, बी सिल्क और सी हेम्प। प्लांट से कौन सा फाइबर मिलता है? सबने फर्स्ट का सी टाइप किया है, तो यस सी पे टिक कर दो, सी इज द राइट आंसर। ये मैत्री ने बी क्यों टाइप किया है बेटा? फर्स्ट का सिल्क मिलता है क्या हमको प्लांट से? सिल्क तो हमें इंसेक्ट से मिलता है ना। और रिजुल का भी सही है, हर्ष का भी सही है, अविका का भी सही है, सी इज द राइट आंसर, तो फर्स्ट का सी। नाउ सेकंड, विच ऑफ दिस इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कोरिया, कोरिया की नेशनल ड्रेस कौन सी है? सेकंड का फर्स्ट ए है हैनबॉक, बी किमोनो और सी फिरन। तो ये रितिमा ने भी ए टाइप किया है, कृतिका ने भी ए, नीरजा ने भी हैंडबॉक, रिजुल ने भी ए सबने ए टाइप किया है। हाँ यस, हाँ कोई बात नहीं मैत्री बेटा, सेकंड का ए इज द राइट आंसर, हैंडबॉक, तो सेकंड का ए हैंडबॉक। नाउ थर्ड, विच ऑफ दिस डज नॉट एब्सॉर्ब स्वेट, पसीना कौन सा वाला कपड़ा नहीं सोखता, एब्सॉर्ब नहीं करता? कॉटन, लाइक्रा या वूल? तो थर्ड का बी टाइप किया है रितिमा ने, मतलब लाइक्रा। हर्ष ने सी टाइप किया बेटा, सी इज रॉन्ग। और मैत्री ने भी बी टाइप किया है, कृतिका ने भी बी। और फोर्थ नीरजा ने कॉटन, नो बेटा कॉटन तो सबसे अच्छा होता है स्वेट एब्सॉर्ब करने के लिए। इसमें लिखा है विच डू नॉट एब्सॉर्ब स्वेट, जो जिससे पसीना हम अच्छे से नहीं पहुंच सकते, दैट इज लाइक्रा। बी सर, बी इज द राइट आंसर, बी लाइक्रा माने एक चिकना चिकना कपड़ा होता है, उससे पसीना एब्सॉर्ब नहीं होता, तो थर्ड का बी इज द राइट आंसर, थर्ड बी। नाउ फोर्थ, विच ऑफ दीज क्लोथ्स आर वेरी डेलिकेट, इनमें से कौन से कपड़े जो है बहुत डेलिकेट, बहुत नाजुक होते हैं? कॉटन क्लोथ्स, नायलॉन क्लोथ्स या सिल्क क्लोथ्स? तो फिफ्थ का फोर्थ का बताओ, फोर्थ का सबने सी टाइप किया है, गुंजन ने बी किया है। नायलॉन क्लोथ्स डेलिकेट होते हैं क्या बेटा? सबसे ज्यादा डेलिकेट और नाजुक कपड़े सिल्क होते हैं, तो सिल्क क्लोथ्स, सिल्क इज द राइट आंसर, तो फोर्थ का सी, सी इज द राइट आंसर।
Now come to fifth. Our clothes protect us from dust, insect bite या डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट दोनों. कौन सा सही होगा? फिफ्थ का सबने सी टाइप किया है. यस, ऑल आर राइट. सी इज द राइट आंसर. ये डस्ट से भी प्रोटेक्ट करता है और इंसेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है. तो फिफ्थ का सी इज द राइट आंसर. फिफ्थ का सी. हाँ, अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. चेक योर आंसर्स वंस अगेन. टेक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट का सी इज द राइट आंसर. सेकेंड का हैंडबॉक ए इज द राइट आंसर. थर्ड का लाइक्रा बी इज द राइट आंसर. फोर्थ का सी सिल्क क्लोथ इज द राइट आंसर. एंड फिफ्थ सी डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट्स. ये है सही आंसर. तो ओके, ये आपका टिक द करेक्ट आंसर भी फिनिश हो चुका है. नाउ ऑल ऑफ यू टर्न योर पेज नंबर 78. पेज नंबर 78 निकालो. उसमें निकालना है अनस्क्रैम्बल द गिवन वर्ड्स. हाँ, फर्स्ट वाला जरा बताओ. उल्टी सीधी स्पेलिंग है, क्या है सही आंसर फर्स्ट का? हाँ, ये कृतिका और रिजुल ने टाइप भी कर दिया है. झूठ बता रहे हैं आंसर. हाँ, यस, JUTE झूठ. झूठ इज द राइट आंसर. रितिमा ने भी सही बताया है. तो फर्स्ट वाले में आप झूठ लिखो. JUTE झूठ. हाँ, नाउ सेकेंड वाला टाइप करो. हाँ, व्हाट इज द सेकेंड वन? हाँ, हर्ष ने भी सही टाइप किया है झूठ. हाँ, आप अपनी बुक में भी लिखते जाना हर्ष. हाँ, मैत्री ने लाइक्रा टाइप किया है पर थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है. LYCRA होगा लाइक्रा. LYCRA. यस, ये गुंजन ने भी सही आंसर दिया है. मैत्री ने भी सही दिया, बस स्पेलिंग मिस्टेक या तो गलती से हो गई होगी टाइप. रितिमा ने भी रितिमा की भी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई. हाँ, लाइक्रा LYCRA. LYCRA लाइक्रा. हाँ, यस. नाउ थर्ड. हाँ, थर्ड वाले का आंसर बताओ. कृतिका ने टाइप किया है कॉटन. हाँ, यस, ओके मैत्री. गुंजन कौन सा वाला बेटा? थर्ड वाला पहले टाइप करो. थर्ड वाला बताओ पहले. थर्ड वाला रेयन इज रॉन्ग आंसर गुंजन. ये आपने नीचे वाला देख लिया है, फोर्थ वाला. थर्ड वाले पे थर्ड वाला देखो. हाँ, थर्ड है कॉटन. COTTON कॉटन. कॉटन इज द राइट आंसर. COTTON कॉटन. हाँ, नाउ फोर्थ वाला क्या होगा? कृतिका ने टाइप किया है रेयन. हाँ, रेयन. और रिजुल ने भी. यस, रितिमा ने भी रेयन टाइप किया है. और अबिका ने भी. हर्ष ने भी रेयन. तो रेयन इज द राइट आंसर. RAYON. रेयन. नाउ कम टू फिफ्थ वन. फिफ्थ को टाइप किया कृतिका ने. हाँ, कृतिका. और बताओ. मैत्री ने भी वुलन टाइप किया है. मैत्री ने वुलन में एक एल भूल गई है. हाँ, रितिमा ने भी सही टाइप किया है. अविका एक ओ को भूल गई टाइप करना. हर्ष भी एक ओ टाइप करना भूल गया. हाँ, W. और गुंजन ने भी एक एल छोड़ दिया टाइप करना. WOOLLEN. WOOLLEN. रिजुल ने भी रॉन्ग टाइप किया है. एक एल को छोड़ दिया है. अब सही स्पेलिंग लिखना बिल्कुल. WOOLLEN वुलन. हाँ, अब सही है. WOOLLEN वुलन. हाँ, नाउ सिक्स्थ टाइप करो. ये मोहित ने टाइप किया है. हाँ, और बताओ. गुंजन ने भी सही टाइप किया है. रिजुल ने भी. यस, हेम्प. HEMP हेम्प. बेटा, पेज नंबर 78 में अनस्क्रैम्बल वर्ड करवा रही हूँ. अब तो लास्ट वाला करवा रही हूँ मैं. हेम्प. हेम्प इज द राइट आंसर. सिक्स्थ वाले को हेम्प लिखो. हेम्प. हाँ, अब ये मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ. अनस्क्रैम्बल वर्ड. फर्स्ट वन इज जूट.
सेकंड इज लाइक्रा, LYCRA, थर्ड का कॉटन, COTTON, फोर्थ का रेयन, RAYON, फिफ्थ का वुलन, WOOLLEN, सिक्स्थ का HEMP, हेम्प। फिनिश सबका। अब नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। वेब चार्ट पे आ जाओ। तो फाइबर्स कौन कौन से, एक तो सिंथेटिक फाइबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब जो पॉइंट, जो ब्लॉक खाली है उसमें हम क्या लिखेंगे? नेचुरल, मैत्री, नेचर नहीं बेटा, नेचुरल, NATURAL, नेचुरल। हाँ, अब ये मैं रब कर रही हूँ। एक तरफ तो नेचुरल आएगा, NATURAL, नेचुरल, और एक तरफ आएगा ये सिंथेटिक जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये पूरा मैं नहीं लिख रही हूँ। हाँ, अब नेचुरल में भी टू पार्ट्स दे रखे हैं, तो नेचुरल में कौन कौन से क्या क्या आएगा? प्लांट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लांट्स दिया हुआ है। सेकंड में हमें क्या लिखना है? एनिमल्स, ANIMAL, एनिमल, प्लांट एंड एनिमल। हाँ, नाउ सिंथेटिक। अब सिंथेटिक क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स कौन में क्या क्या उनकी जो है क्वालिटीज होती है? तो एक तो गुड क्वालिटीज होगी, और गुड क्वालिटी के अलावा एक कौन सी होगी? ड्रॉबैक। तो दूसरी जगह आप लिखना ड्रॉबैक। तो ये रब कर दूं मैं? सबका हो गया? ये सबका फिनिश हो गया ना? हाँ, अब यहाँ तो है गुड क्वालिटी, तो यहाँ पर लिखो आप सेकंड वाली, दूसरी वाली जगह ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, DRAWBACK, ड्रॉबैक। अब गुड क्वालिटीज में बैक्स एस भी लगा देना। गुड क्वालिटीज में आप क्या क्या लिखेंगे इधर? गुड क्वालिटीज में कौन कौन सी गुड क्वालिटी होती है? इसकी तीन तीन गुड क्वालिटीज लिखनी है। एक ऑलरेडी लिखा है रिंकल प्रूफ, अब एक लिखनी है आपको। हाँ, कृतिका ने सही आंसर दिया है, वाटर प्रूफ, और एक स्ट्रेचेबल। ये दो क्वालिटी लिख लो, वाटर प्रूफ और एक लिखो स्ट्रेचेबल। स्ट्रेचेबल, ये दो कॉलम्स दिए, एक में वाटरप्रूफ, एक में स्ट्रेचेबल। हाँ, अब ड्रॉबैक्स में एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, और दूसरे में हम क्या लिखेंगे? ड्रॉबैक क्या क्या है सिंथेटिक क्लोथ्स के? एक तो वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करता, और एक और क्या ड्रॉबैक है? कैच फायर इजिली, जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इसमें लिखना है आपको कैच फायर इजिली। कैच फायर इजिली। हाँ, तो ये आपका सबका कंप्लीट वेब चार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें नेम देम और गिव टू एग्जांपल्स भी होंगे, जो कि आपके बुक में नहीं है, वो कॉपी में ही होंगे। और ये मैं आपको वर्क दूंगी अब जब इस चैप्टर का टर्न आएगा, और आज मैं आपको सेंड करूंगी वर्क, क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 की मैंने एक्सरसाइज सेंड करी थी बुक में करने के लिए, बुक की करी थी एक्सरसाइज, और आज से मैं चैप्टर 4 के एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स, तो इसकी जो है क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी। फिर इसके बाद इस वाले चैप्टर का नंबर आएगा। ओके ऑल ऑफ यू। हाँ, और अब ये जो है कंटेंट्स वाला पेज निकालो सब। ऑल ऑफ यू टेक आउट द पेज दिस कंटेंट्स। हाँ, इसमें आपने मार्क करो, सबके मार्क है 1 2 3, ये तीनों चैप्टर मार्क है सबके। जो जो ये हो गए कंटेंट्स वाला पेज निकाल लेना, दिस वन। हाँ, 1 2 3 को मार्क कर लो, और 4 5 6 7 को भी मार्क करो।
4, 5, 6, 7 और 8 को भी मार्क कर लो, 8 भी हमारा हो चुका है। हाँ, और 9th को भी मार्क कर लो, 9th भी हमारा फिनिश हो चुका है। बस इसके क्वेश्चन आंसर्स बाकी है फिनिश करना, दैट चैप्टर इज फिनिश ऑल्सो। तो 1 से लेकर हमारे पूरे 9 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। ओके, और जो हमने बीच में छुड़वाए थे, एक तो 4th वाला छुड़वाया था मैंने, और एक शायद मोर अबाउट इंसेक्ट 4 एंड 5 बीच में पहले छुड़वा दिया था, तो वो भी अब हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 1st to 9th ये लगभग आपका हाफ ईयरली से भी ज्यादा का कोर्स फिनिश हो चुका है। ओके, अब ये, हाँ, क्लोज इट नाउ साइंस बुक एंड ऑल ऑफ यू टेक आउट जीके बुक। जीके की बुक निकाल लो। चैप्टर हम कौन सा कर रहे थे जीके में? आज ओपन जीके बुक। चैप्टर 22 कर रहे थे हम। चैप्टर 22 का पेज नंबर 35। सबने पेज नंबर 34 कंप्लीट कर लिया था? पेज नंबर 34 ऑल हैव कंप्लीटेड ऑफ चैप्टर 22। हाँ, नाउ, हाँ, यस, टेक आउट पेज नंबर 35। अब हम 12 क्वेश्चंस करवा चुके थे, अब 13 से करेंगे हम। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ डिवाइसेस हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो 13th पे है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट चेक करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे? गैल्वेनोमीटर। हाँ, बताओ मैत्री, क्या डाउट है बेटा आपको? हाँ, व्हाट इज योर डाउट? हाँ, से टाइप इट। हाँ, वेट टिल ए मिनट, ये मैत्री को कोई डाउट है, इसको इसको सॉल्व करूं मैं पहले। जब तक आप ये गैल्वेनोमीटर लिखो, जब तक ये मैत्री टाइप कर रही है, क्या पूछना चाह रही है ये? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। हाँ, टिक तो एक जैसी है इसकी, एमीटर और गैल्वेनोमीटर की बहुत बहुत कुछ सिमिलर है, पर कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। ये मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट और हाँ, ये एक ही क्वेश्चन लग रहा है, तो मेजर इलेक्ट्रिक करंट। कोई बात नहीं, अब जब 2 बार दिया है तो आप भी 2 बार ही लिख देना, कोई बात नहीं उससे। हाँ, अच्छा, यही डाउट था क्या? मेजर इलेक्ट्रिक करंट और मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। हाँ बेटा, ये एक जैसा ही है, कोई बात नहीं। अगर एग्जाम में आपके या कुछ पूछते हैं मेजर इलेक्ट्रिक करंट का, तो आप या तो एमीटर भी लिख सकते हो और गैल्वेनोमीटर भी लिख सकते हो, इसलिए शायद दोनों दोनों बोलते होंगे इसको, एमीटर भी और गैल्वेनोमीटर भी, इसलिए दोनों दोनों बार अलग अलग करके दिया है। हाँ, कोई बात नहीं, ये आप अगर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट का भी आए तो आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी दे सकते हैं और एमीटर भी दे सकते हैं। हाँ, नाउ नंबर 14th, मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
लिक्विड की डेंसिटी, इसमें कितना कितना लिक्विड है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा वाला यूनिट यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाँ, क्या बोल रही हो नीरजा आप? हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन सेम है ना। नंबर पास पास है या दूर दूर है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है ना। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, और इधर भी है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों ही एपरेटस होते होंगे, दोनों ही मशीन्स होती होंगी इसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। एमीटर भी होती होगी और गैल्वेनोमीटर भी होती होगी। हाँ, तो 14th लिखो आप, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। हाँ, नाउ नेक्स्ट 15th, यूज टू मेजर द used to measure the moisture contents or humidity of air or any gas। ह्यूमिडिटी मॉइस्चर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अरे अब तुम ज्यादा इतने डीपली मत जाओ, एक जैसा क्वेश्चन है, कोई भी एक लिख देना। ये बार बार आप उसी पे ही वो मत करो जा परेशान कि वो नंबर का डिफरेंस है या कुछ है। क्वेश्चन सेम है ना, तो आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, नंबर में डिफरेंस है तो क्वेश्चन को रीड करो पहले, कि क्वेश्चन दोनों के सिमिलर है। ये मैत्री और नीरजा उसी में उलझ के रह गई, उसी वाले क्वेश्चन में। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर लिखो। इसका मैंने नंबर गलत डाला है, 13 14 डालना है मेरे को। हाइग्रोमीटर। हाँ, नाउ नेक्स्ट है 16th, shows the changes in atmospheric humidity। जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी चेंजेस होती है, उस उसको उसका एपरेटस है हाइग्रोस्कोप। 16 का लिखो, हाइग्रोस्कोप। मेजर करने के लिए तो हाइड्रोमीटर, और चेंजेस देखने के लिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी देखने के लिए हाइग्रोस्कोप। नाउ 17th, मेजर्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की कितनी डेंसिटी है? अपन दूध वाला अगर हमको दूध देके जाता है तो उसका दूध शुद्ध है या नहीं, उसने ज्यादा पानी तो नहीं मिलाया, उसको चेक करने के लिए होता है लैक्टोमीटर। 17th का है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। नेक्स्ट, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो एपरेटस है उसको बोलते हैं मैनोमीटर। 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 नाउ 19th, an instrument attached to the wheels
ऑफ ए व्हीकल टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये जो इंस्ट्रूमेंट है व्हील से अटैच गाड़ी के पहिए से अटैच कर दिया जाता है। तो इससे आपको डिस्टेंस ट्रेवल की कितना आपके व्हीकल कितना चला वो बताता है, तो दैट इज ओडोमीटर। 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 नाउ 20 compares the luminous intensity of the two source of light। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कितनी रोशनी दे रहे हैं ये दो दो सोर्स ऑफ लाइट। तो इसको नापने के लिए होता है फोटोमीटर कि किसकी रोशनी तेज है। तो फोटोमीटर 20th का। फोटोमीटर। नाउ 21 measures very high temperature। हाँ नेटवर्क स्लो आ रहा है, कोई बात नहीं, ये मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड करूंगी तो तब कर लेना आप, इसमें बुक में भी और फिर कॉपी में भी कर लेना। मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर। तो 21 का है पायरोमीटर। पायरोमीटर। हाँ नाउ 21 22 22 used for recording the intensity and origin of earthquake shock। अर्थक्वेक कहीं पर आता है, भूकंप आता है, तो उसकी इंटेंसिटी की कितनी तेज आया, कितने रिएक्टर पे आया, तो उसको उसको अर्थक्वेक को नापने के लिए होता है इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। SEISMO। सिस्मोग्राफ। हाँ नाउ 23rd used for magnified view of distance object। कोई दूर की चीज को देखने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, टेलीस्कोप। जो हम यूनिवर्स जो देखते हैं, हमारे सन मून स्टार्स देखते हैं, प्लैनेट्स को देखते हैं, तो ये इसके लिए यूज किया जाता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। नाउ 24 मेजर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर आपके बुखार तो नहीं है, बुखार को फीवर को नापने के लिए वो कौन सा होता है, थर्मोमीटर। हाँ आपके पास है गुंजन टेलीस्कोप, क्या देखती है उससे, टेलीस्कोप से। और ये थर्मोमीटर भी सबके घर में होता है, जिससे हम फीवर चेक करते हैं कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो दैट इज थर्मोमीटर। तो 24 है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तो ये आपके हो गए सारे।
मैं एक बार और 13 से रिपीट कर देती हूँ, तो जिसको नहीं लिख पाया हो तो वो कंप्लीट कर लेना। 13th है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, तो वो है गैल्वेनोमीटर, GALVANOMETER, गैल्वेनोमीटर। नंबर 14th, measures the relative density of liquids, डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए हाइड्रोमीटर, HYDROMETER, हाइड्रोमीटर। नंबर 15th, used to measure the moisture contents of the humidity of air or any gas, तो मॉइस्चर नापने के लिए हाइग्रोमीटर, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। Now number 16th, show the change in atmospheric humidity, तो इसके लिए है हाइग्रोस्कोप, HYGROSCOPE, हाइग्रोस्कोप। Now 17th, measures the relative density of milk, मिल्क कितना गाढ़ा है कितना पतला है इसको नापने के लिए लैक्टोमीटर, LACTOMETER, लैक्टोमीटर। 18th, used to measure atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए मैनोमीटर, MANOMETER, मैनोमीटर। Number 19th, an instrument attached to the wheels of a vehicle to measure the distance traveled, कितना हम चले, व्हीकल हमने कितना चलाया, कितने किलोमीटर, उसको नापने के लिए है ओडोमीटर, ODOMETER, ओडोमीटर। Now compares the luminous intensity of the two source of light, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापने के लिए होता है फोटोमीटर, PHOTOMETER, फोटोमीटर। Now 21, measures very high temperature, ज्यादा टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर, PYROMETER, पायरोमीटर। Now next है 22, used for recording intensity and origin of earthquake shocks, कहाँ पर जहां पर अर्थक्वेक आता है वहां पर उसकी इंटेंसिटी की कितनी तेज आया है भूकंप, उसको नापने के लिए सिस्मोग्राफ, SEISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ। नंबर 23, used for magnified views of distance object, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें बड़ी करके देखने के लिए है टेलीस्कोप, TELESCOPE, टेलीस्कोप। मेजर टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर नापने के लिए बॉडी टेम्परेचर, थर्मोमीटर, THERMOMETER, थर्मोमीटर। तो ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, ये आप आज कॉपी में कर लेंगे, फिर नेक्स्ट मैं 23rd चैप्टर स्टार्ट करूंगी। हाँ नीरजा का क्या क्वेश्चन है? वो तो मैं अब बाद में करूंगी जब हम अपना कोर्स कंप्लीट कर चुकेंगे, तब पूछूंगी मैं सबसे, क्योंकि आप तो बुक खुली रखेंगे, खुले बुक्स में आंसर देंगे ना, तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन बिना देखे दे रहा है कौन देख के दे रहा है। अब फिर मैं बाद में सबको लर्न करने के लिए भी दूंगी एक एक चैप्टर, और फिर जो है आपसे कहूंगी कि बुक क्लोज करना, फिर सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं जीके में। ये अभी मैं थोड़ा रुक कर करूंगी ये वाली इस टाइप का टेस्ट, लेकिन आप तो बुक को बंद रखेंगे, बुक और कॉपी को, तभी सही रहेगा, नहीं तो देख कर बोलेंगे तो इससे क्या फायदा है मेरे को। हाँ ठीक है। हाँ ये आप साइंस और ये जीके का जो जितना वर्क भेजू मैं आज कंप्लीट कर लेना। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू।